हाय एवरीबॉडी एंड इन टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स वीडियो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज जॉर्ज सोरोस वर्सेस मोदी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं काफी ज्यादा ये इंसान चर्चा में रहा है और इसको लेकर के हम एक डिटेल्ड वीडियो ला रहे हैं जहां पे काफी ज्यादा जो है वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ हम अनबायस्ड होकर के न्यूट्रल रह करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ पे हम फैक्ट्स को दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो रीजनेबल होगा और साथ साथ में कहीं ना कहीं वो क्रॉस वेरीफाइड होगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं होगा इस वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज द टॉपिक जॉर्ज सोरोस वर्सेस मोदी। ठीक है, चलिए ये पहला आर्टिकल जो है बेसिकली ये दर्शा रहा है राहुल गांधी जी ने लंदन में अभी फिलहाल कहा है कि बीबीसी फाउंड इट नाउ डोंट नीड जॉर्ज सोरोस टू टेल। अब ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एक तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को। ठीक है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये जाकर के यहाँ तक कि ये भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप जाकर के मतलब अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको दे रहा है उसका आप इस्तेमाल करके मतलब दूसरे मुल्क में जाकर के आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। खैर ये इस बात को ज्यादा बेहतर समझ पाए, शायद इनके पास अपना है लेकिन उससे क्योस अगर बनता है तो वो गलत है। और दूसरा कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली 16 फेब 2023 को जॉर्ज सोरोस ने कुछ ऐसा कहा जिससे कहीं ना कहीं तहलका मच चुका है और उसको लेकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब एस जयशंकर जी जो हैं उन्होंने जॉर्ज सोरोस को क्या कहा आप देख सकते हैं उनका बयान कि सोरोस इज ओल्ड रिच ओपिनियटेड एंड डेंजरस। तो ये इनका 4 शब्द में इन्होंने जॉर्ज सोरोस को पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया है कि ये इंसान जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब जॉर्ज सोरोस ने कहा क्या है, इसको लेकर के इतना केओस क्या हो रहा है। बेसिकली जॉर्ज सोरोस कहीं ना कहीं पहला तो उन्होंने टारगेट किया कि मोदी और जो बिजनेस टाइकून अडानी है ये दोनों क्लोज अलाइज हैं, दोस्त हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं अडानी जो है वो स्टॉक मैनिपुलेशन का काम करते हैं, साथ साथ में स्टॉक उनका कोलैप्स कर गया जैसे ताश के पत्तों की तरह। इसके अलावा मोदी जो है वो इस विषय के ऊपर शांत रहे और साथ साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह को लेकर के और पार्लियामेंट में भी जवाबदेही नहीं करी है। और इसके अलावा वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन रेज किए हैं मोदी जी के। और साथ साथ में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया के डेमोक्रेसी को लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो तो एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन मोदी जो है वो डेमोक्रेट नहीं है और वो एक ऐसा लीडर है जो बेसिकली आप उनको ऑटोक्रेट के साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दौरान में कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ है, अत्याचार हुआ है मुसलमानों के खिलाफ में और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोदी के राइज करने का, ऐसा जॉर्ज सोरोस का मानना है। और ये वो बयान जहां वो बोल रहे हैं कि मोदी इज नो डेमोक्रेट और इस वजह से कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा जो है वो मुद्दा पेचीदा हो चुका है। खैर जॉर्ज सोरोस आखिर ये इंसान है कौन, इतना कुछ बवाल हो रखा क्यों है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसा कि आपको पता होगा कहीं ना कहीं इनका जो जन्म हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब व्यापक स्तर पे आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चीजें चालू थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में कहीं ना कहीं जब भी इनका जन्म जो हुआ था उस वक्त नाजी जर्मनी वगैरह उन सब का अत्याचार उन्होंने अपने आंखों के सामने वो मर्डर्स वो लूट वो कहीं ना कहीं सारी ज्यादती देखी है, रेसिज्म वगैरह को लेकर के जेनोसाइड जो फैला था उन चीजों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक वैसे ही वो फोबिया सा बन चुका था और उन्होंने पैसा ही सब कुछ है ऐसा मान करके उन चीजों को लेकर के वो चले थे। और आज वो सबसे बड़े बिलियनियर में से एक हैं और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से भी एक हैं। आज जॉर्ज सोरोस ही वो इंसान है जिसने दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बैंक ऑफ इंग्लैंड का इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया था। वो दिन 16 सितंबर 1992 था जब ब्लैक वेडनेसडे हुआ था इतिहास में, जहां पे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पाउंड जो है वो 20% से नीचे गिर गई थी और 1 बिलियन तक का एक दिन में प्रॉफिट सिर्फ इस इंसान ने कमाया था। अब वो कैसे कमाया था हम इस चीज को देखते हैं। ये आपके सामने जो इमेज है ये आप देख सकते हो किस तरीके से पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट करता हुआ चला गया। और ये ब्लैक वेडनेसडे जहां पे यूके एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से बाहर निकल चुका था, जब ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को ज्वाइन किया और उसके बाद जब बाहर हुआ आप देख रहे हो किस तरीके से मतलब प्राइस जो है वो करेंसी का मैनिपुलेट हुआ है, किस तरीके से क्रैश हुआ है करेंसी। और ये आपके सामने वो न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स जो बेसिकली आपको दिखा रहे हैं ब्लैक वेडनेसडे के इवेंट को और किस तरीके से ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म काम करता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूके भी उसका हिस्सा है और कुछ यूरोपियन नेशंस जो है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है
इसके बाद में कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज को एक चीज तो समझ आ जाता है कि यार ये आपस में लड़ करके हम आगे शायद नहीं बढ़ सकते हैं, हमें सबको एक साथ रहना होगा और एक साथ हम आगे बढ़ें, या कलेक्टिव अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ें। तो इस वजह से उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया जो कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म हुआ, और कहीं ना कहीं उस तरीके से उन्होंने सारे करेंसीज को एक साथ में रखा और इस तरीके से करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है उसको वो टैकल करने की कोशिश किए। और इसके तहत एक ये फिक्स किया गया कि कोई भी करेंसी 6% से नीचे नहीं जा सकती है, 6% से नीचे नहीं जा सकती है। और ये बेसिकली यूरोपियन जो करेंसी रही है उसके लिए कहीं ना कहीं इसको ओवरऑल में रखा गया था कि हाँ 2.95 मार्क के नीचे, ये आपके सामने जो है कि 2.78 मार्क्स के नीचे नहीं जा सकता है, या फिर 3.13 जर्मन मार्क्स के ऊपर नहीं जा सकता है। अब इस चीज को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, जॉर्ज सोरोस ने पैसे बनाए कैसे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है उनको एक एग्जांपल में फिलहाल के लिए बाहर रखिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ए इंसान है, ठीक है, और ये इसने क्या किया कि ये बी से एक महीने के लिए, ये बी से एक महीने के लिए 100 पाउंड जो है मान के चलिए उसको, ये मतलब 100 एक वैल्यू मान के चलिए कि इतने पाउंड्स का 100 ये मान के चल रहे हैं, इतने पाउंड्स का ये बोलता है कि भाई तू मेरे को महीने भर के लिए दे दे और मैं तेरे को 1 से 2% के कमीशन पे तेरे को बाद में महीने भर बाद लौटा दूंगा। या तो ये बी से भी ले सकता है और इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ले सकता है। फिलहाल के लिए हम एग्जांपल में बी को ही रख रहे हैं। अब ये 100 जो पाउंड है वो इसने इसको दे दिया। अब ये बड़ा अमाउंट में जब इंपैक्ट कैसे होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसने महीने भर के लिए दे दिया कि चलो 1-2% कमीशन पे मेरे को बाद में ये पैसा मिल जाएगा। अब जब इसने इस पैसे को लिया तो ये क्या किया कि ये पैसे को ले जाकर के ये सेल करने लग गया। इस पैसे को तुरंत ये ले गया और मार्केट में उससे कम दाम में, मान लीजिए कि ये जो 100 पाउंड है इसका उस वक्त जो प्राइस रहा वो 2.95 जर्मन मार्क्स रहा, ठीक है। अब उसमें इसने जब इसको सेल किया तो ये ले गया 2.90 पे सेल करने के लिए, मतलब बिलो 0.05 जर्मन मार्क्स से नीचे ये बेचने के लिए तैयार हो गया ए। और जब कहीं ना कहीं मार्केट में एक साथ 100 पाउंड्स बिके इस कम प्राइस पे, तो मार्केट में एक फियर बना कि यार सारे लोग इस पाउंड्स को बेच क्यों रहे हैं आखिर, और इससे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। और ये अनसर्टेनिटी बढ़ने के बाद में जितने भी लोग थे, जो इन्वेस्टर्स भी थे, वो भी इसको बेचना चालू कर दिए और उसके वजह से करेंसी जो है वो वोलेटाइल इतनी हो गई कि वो 2.8 आ गई, 2.7, 2.6, यहाँ तक कि 2.4 जर्मन मार्क्स तक जो है वो पाउंड पहुंच चुका था। और जब 2.4 जर्मन मार्क्स पर आता है तो फिर वहां पर क्या करता है कि ये ए जो है वो उसको खरीद लेता है और फिर इसको वापस से ले जाकर के बी को दे देता है 1 से 2% के कमीशन पे। यानी कि ये बेचता तो 2.9 पे है और खरीदता 2.4 पे है। लगभग 20% का प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसमें से 2% सिर्फ वो बी को देता है, बाकी 18% का प्रॉफिट वो खुद रखता है। इसको बेसिकली फॉरेक्स शॉर्टिंग कहते हैं। जैसे हमने हिंडनबर्ग में शॉर्ट सेलिंग देखा था, वैसे इसको फॉरेक्स शॉर्टिंग कहते हैं। और कुछ इसी तरीके से जॉर्ज सोरोस जो है उन्होंने एक दिन में 3 बिलियन से ज्यादा का जो है वो अपना प्रॉफिट बनाया था, और 3 बिलियन जो है लगभग बैंक ऑफ इंग्लैंड को 6 बिलियन जो है वो लॉस सिर्फ एक दिन में देखना पड़ा था। इसलिए वो ब्लैक वेडनेसडे है। आलम ये हो चुका था कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा $1 बिलियन का जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में मुनाफा बनाया, यानी कि लगभग $10 बिलियन से ज्यादा का पूरा प्रॉफिट इनका इस बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो ये ब्लैक वेडनेसडे था उससे इन्होंने कमाया। और आलम ये आ चुका था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को हर घंटे 2 बिलियन यूरो खरीदने की नौबत आ चुकी थी। इतना ज्यादा जो है वो करेंसी को लोग बेच चुके थे और वोलेटाइल इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि करेंसी को बचाने के लिए उनको अब खरीदना पड़ रहा था अपनी ही करेंसी को, खुद के बैंक को। और ये जो हमने बताया कि 20% से जो है फ्रीकिंग 20% से पाउंड जो है वो गिरता चला गया। और वो वहीं तक नहीं रुकते हैं। जॉर्ज सोरोस वो इंसान है जिन्होंने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है तो वहां पे थाईलैंड की करेंसी बात है और वहां पे इन्होंने इसको भी $1 बिलियन का बेसिकली $1 मिलियन का कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मुनाफा बनाया था थाईलैंड की करेंसी का। बाद में मलेशिया और रशिया भी वो नेशंस है जहां पे जॉर्ज सोरोस इस काम को कर चुके हैं। यानी कि ये जो है वो बहुत बड़े करेंसी मैनिपुलेटर का भी काम करते हैं। एक अकेला इंसान और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख देता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अब कई बार यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है
वो ये है कि कहीं ना कहीं जो जॉर्ज सोरोस वर्सेस मोदी का ये जो चल रहा है ट्रेंड, इसमें मतलब क्या ये क्यों, मतलब अभी तक तो हम इकोनॉमी देख रहे थे, अब ये देश के जियो पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश क्यों कर रहा है वो। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्चुअली अगेन आई एम सेइंग कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो भी यहाँ पे कहा जाएगा वो प्रॉपर रिसर्च है और प्रॉपर सारे जेन्युइन आर्टिकल्स हैं, तो आप खुद समझदार हैं, आप उस ओपिनियन को आप बना सकते हो, तो हम कोई इंपोज करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं सोरोस के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो भारत के मीडिया कंपनीज को कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए फंडिंग भी देते आए हैं, और उसके एग्जांपल्स आप देखोगे कहीं ना कहीं द प्रिंट का आर्टिकल जो कि कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने फंड किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर के, ताकि वो वेस्ट के खिलाफ जो है वो इविल बना सके, और ये हिंदू राइट प्रेस बेसिकली इसको कह रहे हैं, यानी कि किसानों के खिलाफ, मतलब किसानों को विद्रोह करने के लिए वो उकसा रहे थे कि सरकार के खिलाफ वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मीडिया बना सके जो कि सरकार के खिलाफ में रहे। नेक्स्ट आप देखोगे scroll.in, ये भी आपने देखा होगा, बेसिकली इसके कुछ आर्टिकल्स कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बायस्ड भी होते हैं, अनबायस्ड भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी आरोप लगता है कि scroll.in जो है वो कहीं ना कहीं डेलिबरेटली इन्वॉल्व है इस काम में, और ये एग्जाम्पल उसका है कि इसको फंड जो है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मिलता है, जो कि जॉर्ज सोरोस का ही एक अपना बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है जहां से वो एनजीओ को फंड करते हैं। और ये रहा देखिए सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, यहां से इसको पैसे मिलते हैं मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड का scroll.in को, इसलिए इसको माना जाता है कि ये एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज को कहीं ना कहीं लिखता है। इसके अलावा आप देखोगे फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जहां पे सोरोस का कहीं ना कहीं लिंक किया गया है कि वो ट्विटर चाहते थे कि ट्विटर जो है वो 40,000 अकाउंट्स जो है उसको वो बैन कर दे। क्यों? क्योंकि जिनका जो अफिलिएशन है, जिनका जो जुड़ाव है वो बीजेपी के साथ में या हिंदू नेशनलिज्म के साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी को लेकर के भी वो अगेंस्ट में रहे हैं। इवन ये बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का भी आप देखोगे यहाँ पे सामने आपको कटआउट नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर जो है ये यूएस डिपार्टमेंट सोर्स भी उन्हीं का है, और ये तब हुआ है जब इवन एंटोनी ब्लिंकन जो कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्वाड समिट के लिए, G20 के समिट के लिए भारत दौरे पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खटास भी शायद पैदा कर सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो साथ साथ में दूसरा जो फैक्टर बनता है वो ये इंसान है बशरत पीर। अब ये भी कहीं ना कहीं मतलब वैसे इन्होंने क्या किया है कि ये एक कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब कश्मीर में किस तरीके से आलम है, कश्मीर में किस तरीके से लोग रहते हैं उसको लेकर के ये बताए हैं, और साथ साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब ये आर्टिकल 19 अगेन जैसे हमने राहुल गांधी का एग्जांपल देखा, इसका ही इस्तेमाल करके इन्होंने भी बोला है, जो कि संविधान वो राइट देता है कि आप बोल सकते हो, लेकिन क्या संविधान ये राइट आपको देता है कि आप ऐसे बयान दो जिससे कि कहीं ना कहीं कियोस समाज में फैले, जिससे कहीं ना कहीं समाज में स्थिति ऐसी बन जाए कि आपस में हार्मनी डिस्टर्ब हो जाए, और वो काम इस इंसान ने किया है। इनको भी फंडिंग कहीं ना कहीं बशरत पीर को ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के द्वारा ही दिया जाता है, ये अगेन एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप देखोगे तीसरा जो है वो इंदिरा जयसिंह, ये जो है बेसिकली द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल जो कि कह रहा है कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि यूएस बिलियनियर जॉर्ज सोरोस जो है उन्होंने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो है वो डोनेट किए भारत के सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह को, जो कि लॉयर्स कलेक्टिव करके एक फर्म चलाती हैं, और ये इवन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप देखिए एफसीआरएन ने लाइसेंस जो है इंदिरा जयसिंह का उसको भी, जो कि एक एनजीओ उनका है लॉयर्स कलेक्टिव का, उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कहती है। ये आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने इशू भी किया था, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह को कहीं ना कहीं पीआईएल वगैरह फाइल किया गया था, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब उनसे आंसर स्टेटमेंट मांगा था। ये हिंदू का आर्टिकल, ठीक है, आप इसको सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा, और ये गार्जियन का आर्टिकल, तो दोनों आर्टिकल से आप खुद से ओपिनियन निकाल सकते हो कि इंदिरा जयसिंह किस तरीके से सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं या किस तरीके से उनका स्टैंड रहा है, ठीक है, आपको यहां से खुद ही समझ आ जाएगा। ये नमती जो है वो उनका कहीं ना कहीं फंडिंग का तरीका जो जॉर्ज सोरोस से इनको मिलता था। नेक्स्ट, और ये कहीं ना कहीं वो इंसान है जो हमारे भारत के नोबेल प्राइज विनर भी हैं इकोनॉमी के फील्ड में, और शायद बहुत बड़े हैं, इनको लेकर के मेरी एज भी उतनी नहीं है कि हम इनके बारे में कहीं ओपिनियन दे सके, अमर्त्य सेन साहब की, लेकिन ये तक कहा जा रहा है कि ये जो है वो भी अगेंस्ट गवर्नमेंट ही रहे हैं। और ये अगेन कुछ आर्टिकल्स आपके सामने वायर का लेकर के, टेलीग्राफ से लेकर के, स्क्रोल से लेकर के सारे जो है बेसिकली वो भी दिखा रहे हैं कि अमर्त्य सेन कहीं ना कहीं वो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी मोदी हैं, और कहीं ना कहीं वो
जॉर्ज सोरोस की ही भाषा में वो भी बोलने की कोशिश करते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये चीजें वो आप आर्टिकल जाकर के खुद से पढ़िएगा, उसके बाद आप कोई ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा अपना। और ये कहीं ना कहीं आलम जब ये चीजें हो चुकी थी तो इवन जो जॉर्ज सोरोस के द्वारा जो फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा जो फंडिंग करी जाती है जिन भी एनजीओ को, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करना चालू किया और फंडिंग को रोकने की कोशिश करी। और इवन होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बगैर कोई भी फंडिंग नहीं करी जा सकेगी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा, जिसको लेकर के ये दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे। और ये हिंदू का आर्टिकल आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये इस चीज से नाखुश भी थे, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये जॉर्ज सोरोस का पूरा इतिहास, जिसमें से 30 बिलियन से ज्यादा इन्होंने डोनेट कर दिया, 8 बिलियन से ज्यादा इन्होंने वेल्थ अपने लिए बनाया। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम तो प्रोग्रेसिव आइडियल्स के एडवोकेट हैं, लेकिन ये सारी चीजों को ही कवर करने की कोशिश करते हैं और हमेशा चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जन्म हम देख रहे हैं 1930, वही आपको हम बताएं समय कि ये तब का रहा है जब ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा वर्स्ट में नजर आई हैं, तो इन्होंने भी उस चीजों को देखा है। और इनके हिसाब से पैसा जो है वो एक फ्रीडम देता है, पैसा जो है वो आपको एक पावर देता है, तो इस वजह से ये इन चीजों को लेकर के हमेशा बयान देते नजर आए हैं। लेकिन ओवरऑल इन सब के वीडियो के बीच में कंक्लूजन अगर निकालने की बात आएगी तो हम इस बात से जरूर आप सबसे कहेंगे कि भारत जो है 2024 इलेक्शंस जो है लोकसभा के वो सामने आ रहे हैं। और साथ साथ में आप देखिएगा तो अभी बीबीसी का कंट्रोवर्सी था, इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च भी सामने नजर आया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हम पिंक कर देंगे, आप जाकर के वो दोनों वीडियोस भी हमारे चैनल पे ही है, डिटेल में हमने वीडियो करा है, आप जाकर के देख सकते हैं। और ये अभी जॉर्ज सोरोस अगेन एक एग्जांपल। तो जब तक हमारे देश में इलेक्शंस नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे सारे एग्जांपल्स नजर आते रहेंगे जहां पे कहीं ना कहीं वो इस तरीके से हमारे वोटर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि ये जो आपको वोटिंग का अधिकार है ये संविधान देता है, और इस अधिकार को आपको अपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको किसी के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और ये चीजें कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हो, चीजों को देख सकते हैं, चीजों को परख सकते हैं और उसके बाद कोई ओपिनियन आप बता सकते हैं। बाकी इतना जरूर कहेंगे कि इसमें हम आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को वाइडर रखना है, अपने चीजों को क्लियर रखना है और उसके हिसाब से कोई ओपिनियन बताना है। चलिए, ये हमारा था वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक काफी समझदार लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। बाकी ऐसे कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कैसा फीडबैक रहा इस वीडियो का। साथ साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को और हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए। मिलते हैं तब तक के लिए कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।